राहत इंदौरी का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित होने पर इंदौर के अस्पताल में वो भर्ती थे और आपको बता दें खुद ही उनकी तरफ से ये इस बारे में ट्वीट किया गया था जब उन्होंने बताया था कि उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है और अब वो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है वो अपील करते हैं कि वो भी अपने आप को सुरक्षित रखें। और इस बीच ये खबर, दुख भरी खबर इंदौर से, जहां अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के बाद वो भर्ती हुए थे। अब 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी का निधन हो गया है। एक भारतीय उर्दू शायर, हिंदी फिल्मों के गीतकार के निधन की खबर। मशहूर शायर राहत इंदौरी ने अब से थोड़ी देर पहले ही इंदौर में अस्पताल में अंतिम सांस ली है। हालांकि कोरोना की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अनुराग अमिताभ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, खुद उन्होंने ट्विटर पर अपनी सेहत को लेकर जानकारी दी थी और ये भी कहा था कि वक्त वक्त पर बताता जरूर रहूंगा कि मेरी हालत है कैसी। निश्चित तौर पर राहत इंदौरी को कल जो है वो शुरुआती लक्षण दिए गए थे, जिसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो जो इंदौर के हैं अरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और बाकायदा आज सुबह तकरीबन 7:35 पर उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उसमें साफ तौर पर ये जानकारी भी दी लोगों को कि दुआ कीजिए, मैं पॉजिटिव आया हूं और जल्द से जल्द मैं इस बीमारी को हरा दूंगा, इसलिए आप दुआ कीजिए। और साफ तौर पर इल्तिजा भी की थी लोगों से कि फोन ना करें और मेरी खैरियत जो है ट्विटर और फेसबुक पर मिलती रहेगी। साफ तौर पर काफी उम्मीदवान थे, जिस तरीके की शायरी करते थे, उम्मीदों भरी उन्हें उम्मीद थी कि वो संघर्ष कर कोरोना से बचकर आ जाएंगे। बाकायदा प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े लोगों ने उन्हें ट्वीट पर सेहतमंदी की जो है वो दुआ भी दी थी। लेकिन एकदम से ये देर शाम खबर आती है कि दरअसल जो फेफड़ों में निमोनिया था, जिसके चलते जो है उनको हार्ट अटैक आया। जो प्रारंभिक जानकारी अभी हमारे पास निकल के आ रही है और एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक इस तरीके की जानकारी आ रही है, जिसके बाद उनका जो है निधन हो गया है। काफी गंभीर क्षति अगर मैं कहूं तो पूरे देश के लिए है तो गलत नहीं होगा। साहित्य जगत में सबसे बड़ी क्षति, क्योंकि कला के क्षेत्र में और शब्दों का प्रयोग जिस तरह वो करते थे वही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। निश्चित तौर पर उनको किसी दायरे में बांधा जाना कि वो अकेले मध्य प्रदेश के थे, इंदौर के थे या देश के, ऐसा नहीं है। वो तकरीबन तमाम जितनी भी जो सरहद हैं उसको पार करके पाकिस्तान में शोज होते थे, सऊदी अरब में शो होते थे, तमाम दुनिया मुल्कों में उनके जो शेर पढ़े जाते थे, कलाम पढ़ा जाता था और तारीफें भी होती थी। फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर हम कहें कि खासा नुकसान हुआ है। बॉलीवुड में भी उन्होंने कई फिल्मों के जो है वो गाने लिखे। हालांकि जब मेरी उनसे बातचीत होती थी तो वो अक्सर कहा करते थे कि बॉलीवुड से मेरा जो दिल है वो ऊब गया है, क्योंकि लिखी हुई बनी हुई धुनों पर उन्वान लिखना, गाने लिखना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर उनका जो प्रेम था, जो शायरी थी, वो सीधे जनता से मुखातिब होती थी मुशायरों के जरिए। और उनके मुशायरे अकेले मध्य प्रदेश या देश नहीं, दुनिया के कोने कोने में उनके मुशायरे सुने गए। लोग उनके उन्वान के प्रति, उनके जो शब्द हैं, उनकी जो गज़लें हैं, उनके जो कायल थे। लिहाजा माना जा सकता है कि शायरी के साथ साथ एक ऐसी आवाज जो निश्चित तौर पर लोगों के दिलों पर राज करती थी शब्दों के जरिए, कहीं ना कहीं वो खत्म हो गई है। काफी गजल, नज्म और गीतों के जरिए उन्हें याद किया जा रहा है। लेकिन किस हालत में वो अस्पताल पहुंचे थे? डॉक्टर्स की तरफ से भी ये बताया गया था कि क्या स्थिति? देखिए अभी ये जानकारी जैसे ही आई है हम सीधे दर्शकों तक बात कर रहे हैं। अभी और भी धीरे धीरे जानकारी आएगी। लेकिन जिस तरीके का उनका मिजाज था, खुशनुमा नजर आते थे, बड़े हंसमुख अंदाज में वो शेर प्रस्तुत करते थे, शायरी पढ़ते थे। उसी हंसमुख अंदाज में, उसी शायराना अंदाज में उन्होंने ट्वीट कर जो है जनता को ये जानकारी दी थी कि दुआओं में जो है मुझे जो दुआएं कीजिएगा, मैं स्वस्थ होकर आऊंगा। कहीं से लग नहीं रहा था कि एकदम से जो है वो इस तरीके की जो खबर मिलेगी। लेकिन साफ तौर पर कहा जाए तो पूरी तरीके से स्वस्थ नजर आ रहे थे। हालांकि उनको जो कल शाम को जैसे लक्षण मिले, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, इसलिए उन्होंने टेस्ट कराया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लेकिन ट्वीट बताता है कि उन्हें उम्मीद थी और उन्हें लग नहीं रहा था ऐसा ज्यादा गंभीर हालात हैं। लेकिन एकदम से उनकी दोपहर बाद तबीयत बिगड़ती है। जो खबरें आ रही हैं उसके बाद इस तरीके का जो है हादसा, बेहद दर्दनाक जो खबर है हम लोगों तक पहुंचती नजर आ रही है। चलिए, आपने जैसा कि बताया, अनुराग अभी बता रहे हैं अस्पताल से इसको लेकर खबर आई है जहां पर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हालांकि कोरोना संक्रमण होने की वजह से ही इंदौर के अस्पताल में वो भर्ती हुए थे और राहत इंदौरी का पिछले 2 दिनों से अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। लेकिन अब उनके निधन की खबर आई है और जैसा कि अभी अनुराग भी बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से भी उनकी सेहत को लेकर कोई खबर इस बारे में नहीं दी गई थी, क्योंकि कोरोना का ही उनकी तरफ से
इलाज चल रहा था। लेकिन राहत इंदौरी ने अपने अंदाज में, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि वो अपने शब्दों के लिए, अपनी शायरी के लिए सबसे ज्यादा मशहूर रहे हैं, उनका जो अंदाज है उसी अंदाज में अपने कोरोना संक्रमित होने की भी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी थी। और जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ट्विटर पर भी उनका वो अंदाजे बयां बिल्कुल अलग था, जब उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों को भी इस बारे में बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, इसलिए अब वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। और साथ ही उन्होंने उन लोगों से भी ट्विटर पर यह अपील की थी कि जो लोग उनसे मिले हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्वारंटीन कर लें, क्योंकि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसलिए अब अंबेडकर अस्पताल में वो इलाज के लिए भर्ती हो रहे हैं। हालांकि मंगलवार सुबह उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया था कि कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरबिंदो हॉस्पिटल में हूं, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने इंदौर के अस्पताल में अंतिम सांसें ली हैं। और सबसे दिलचस्प हमने देखा था कि जब उन्होंने ट्वीट किया तो ये भी लिखा, एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन ना करें, मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। हालांकि लोग, उनके चाहने वाले, उनकी खैर खबर जानने के लिए ट्विटर पर उनके संदेश का इंतजार तो जरूर कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अस्पताल से खबर आई कि उन्होंने थोड़ी देर पहले अंतिम सांस ली है। मशहूर कवि हरिओम पवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवार साहब, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी शक्ति। मुझे अभी कुछ समय पहले ही अभी अपनी किसी कवि मित्र से सूचना मिल गई थी, बहुत दुखद खबर है। उर्दू तहजीब का एक बहुत बड़ा नाम, देश के जो उर्दू तहजीब के सबसे बड़े शायर हमारे मंचों पर थे, उनमें से एक राहत साहब थे। मैं तो उनको बड़ा भाई मानता था और उनके पैर भी छूता था, और बहुत यात्राएं उनके साथ की। एक सहज सरल, भीतर से एक बच्चा जीने वाले, और मतभेदता हो सकती है लेकिन उनके मतभेद कभी किसी से नहीं थे, मनभेद उन्होंने किसी से रखा नहीं। अपनी विचारधारा गाने वाले, हिम्मत से बोलने वाले, और शायरी का एक इतना बड़ा नाम थे हमारे राहत साहब, जिनको सुनकर नई पीढ़ी ने शायर होना और उर्दू सीखना प्रारंभ किया। उनको सुनना एक सुखद अनुभव होता था। कई बार हम उनसे सहमत नहीं भी होते थे, फिर भी उनके। चलिए, तो यहाँ वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका निजी जीवन में भी जुड़ाव रहा है और किस तरीके से वो अपनी बात लोगों को समझाते थे। शब्दों की कला के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्षति, अनमोल क्षमता, कड़ी लगन, शब्दों की कला की एक विशिष्ट शैली। और अगर ये शब्द किसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो है मशहूर शायर राहत इंदौरी के लिए, जिनका आपसे थोड़ी देर पहले निधन हो गया। और अस्पताल से फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक हार्ट अटैक। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपने बताया कि 3 हार्ट अटैक आने के बाद उनकी तबीयत जिस तरह से ज्यादा बिगड़ती गई और उन्होंने अंतिम सांस ली अस्पताल में। हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि जो तबीयत उनकी नासाज थी, जिसके बाद उन्होंने अपना कोरोना जो टेस्ट है वो कराया, वो पॉजिटिव नजर आया, जिसके बाद उनको सुबह जो है उन्होंने ट्वीट भी किया। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी भी दी तमाम जो अपने चाहने वाले हैं देश दुनिया में ट्विटर के जरिए, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं पॉजिटिव आ गया हूं और जो है आप अपनी दुआओं में मेरे लिए दुआएं कीजिएगा। जिसके बाद उनका इलाज बाकायदा जो इंदौर का अरबिंदो अस्पताल है वो वहां चलता रहा। लेकिन उम्र चूंकि 70 साल थी और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण था, बताया जा रहा है कि निमोनिया जो है फेफड़ों में पहुंच गया था। उसके एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक दोपहर के बाद आए और डॉक्टर्स ने काफी बचाने की कोशिश भी की, लेकिन नतीजा सामने है कि ये दर्दनाक जो खबर है हम लोगों के बीच सामने आ रही है। और निहायत ही जो है दुखद खबर है ये पूरे अकेले मध्य प्रदेश या देश के लिए नहीं, तमाम दुनिया में जो उनके चाहने वाले हैं वो इस खबर को से काफी दुखी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और एक जो शायरी है उसका जो एक जीता जागता अंदाज जो सबके सामने था वो अब हमारे बीच में से चला गया है। साफ तौर पर कहा जाए सुरभि तो गलत नहीं होगा। और जो उनके उन्वान थे, जो उनकी गजलें थी, अब वो सिर्फ यादों में ही शेष रह गई हैं। जी सुरभि जी, एक गजल में उस वक्त कुछ नज्म उनकी पढ़ रही हूँ जिसमें लिखा है कि उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। परिवार के लोगों से इस बारे में कोई बातचीत हो पाई? जाहिर सी बात है परिवार के लोग भी उनके अस्पताल में ही रहे होंगे। कौन कौन है उनके परिवार में? देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि 1 जनवरी 1950 को जो है इंदौर में ही जो है उनका जन्म हुआ था। राहतुल्लाह कुरैशी के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर राहत इंदौरी, उनको जो शख्सियत मिली है उनकी गजलों के कारण, उनके उन्वानों के कारण, मुशायरों से जो उनको पहचान मिली वो इसके कारण मिली। और
तमाम जो उनके शेर थे वो पूरी दुनिया में मौजूद माने जाते थे, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर हो, सामाजिक परिस्थितियों को देखकर हो, किसी भी तरीके के जो वो गजल लिखने के जो है फनकार वो माने जाते थे। तो अभी जो पूरा जो समुदाय है, चाहे वो गजल गो हो या जो जनता हो, जो आशिक रहा है उनके शेरों के, उनके लफ्जों की कारीगरी और बाजीगरी का, वो बेहद दुखी है। हालांकि जो उनका परिवार है वो अरबिंदो अस्पताल में पहुंचा है, बात अभी तक किसी को नहीं हो पाई है। पूरा परिवार था उनका। और अब जो धीरे धीरे है, अभी चूंकि दुख का माहौल है, एक तरीके से मातम पसरा हुआ अगर कहें, तमाम इंदौर में जो फिजा है उसमें बहुत तेजी से ये खबर चली और मध्य प्रदेश में इस तरीके की जो दुख का माहौल है वो साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि एक ऐसा गजल गो जो जीता जागता जो मिसाल था, और कहा जाता था कि उनके जो लफ्ज जो हैं वो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के साथ तमाम जो सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर भी जो है वो सीधे सीधे जो है भिड़ंत करते नजर आते थे। और हालिया एक जो शेर था जो एक कहा जाए तो जो सांप्रदायिक एकता की ओर और तमाम उन सवालों पर भी उठा के वो नजर आता था कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये एक शेर ने तमाम उनके जो जितने भी जो दर्शक थे, उनके चाहने वाले थे, उनको पूरे देश में उनका मुरीद बनाया था। माना जा रहा है कि जिस शख्स ने मुरीद बनाया था लाखों लोगों को, लाखों दर्शकों को, वो अब अलविदा कहकर जो है वो यहाँ से जा चुका है। अमिताभ, मुद्दा चाहे कोई भी हो, जितना मर्जी संजीदा क्यों ना हो, लेकिन अपने ही अंदाज में वो उसे बयां करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि गजल अगर इशारों की कला है तो मान लीजिए कि राहत इंदौरी वो कलाकार हैं जो अपने अंदाज में झूमकर इस कला को बखूबी अंजाम देते आए हैं। और आज भी हम अगर कुछ शायरों से बात कर रहे हैं जो उनको निजी तौर पर भी जानते हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि साहित्य की कला में एक ऐसी क्षति जिसको कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। निश्चित तौर पर रेखता का अगर बासकता अगर उस्ताद माना जाए तो राहत इंदौरी थे। उनके जो कलाम थे वो निश्चित तौर पर लोगों के जिगर तक सीधे असर करते थे, दिलो दिमाग पर असर करते थे। और सबसे बड़ा उनके मुशायरे का जो है वो सबसे अलग मौजू अंदाज था। मिर्जा गालिब को तो यकीनन नहीं सुना है आज की पीढ़ी ने, लेकिन माना जाता था वो काफी गंभीर थे और शायर दरअसल गंभीर प्रकृति के माने जाते रहे। लेकिन अगर राहत इंदौरी के अगर हमने कभी भी किसी मुशायरे को अगर सुना है यूट्यूब के जरिए या तमाम चैनल्स के माध्यम से, तो उनका जो अंदाज था वो हंसते हुए गहरी से गहरी बात जो है वो कह जाते थे, जो आंखों के से होते हुए सीधे दिल तक असर करती थी, दिलो दिमाग तक असर करती थी। ये उनका एक ऐसा मौजूद अंदाज था जो किसी भी शायर को मौजूदा हालात में ये मिला नहीं था। उनके एक अलग अंदाज, जिसके कारण वो चर्चित भी थे। हंसते हुए गहरी से गहरी बात कह जाना और दिलों तक असर कर जाना, इसी के कारण वो अकेले भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में बेहद लोकप्रिय थे। उनकी रेखता का जो अंदाज है, जो उर्दू गजल थी, वो हिंदी और उर्दू का जो एक माध्यम बना के रखते थे, वो सीधा दिलों पर जाता था। आपसे बात करते करते अगर मैं उनके उनकी कुछ नज़में अगर पढ़ रही हूँ तो उसमें यही लिखा है, आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। निश्चित तौर पर ऐसे तमाम जो शेर हैं सुरभि अब सिर्फ हमारी जबान, दिल और दिमाग पर वो कायम रह गए हैं। उनकी लेखनी की जितनी बात करें, ऐसे तमाम शेर हैं जो सीधे दिल पर असर करते थे। यही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके तमाम जो गाने हैं वो असर करते थे। मेरी उनसे कई बार बात भी हुई, उनसे पूछता भी था कि बॉलीवुड में जब आपका इतने तगड़े संबंध हैं, इतने तगड़े रिलेशन है, तो आप बॉलीवुड में जरूरत है आपकी तमाम लोगों तक, क्योंकि गजल जो है वो चुनिंदा लोगों तक पहुंचती है। कई लोग जो है रात के 3 बजे तक महफिलों में नहीं बैठते हैं, लेकिन गाने सुबह से शाम तक, चाहे वो रेडियो हो या तमाम माध्यमों से बचते हैं। अगर ऐसे में अगर आप बॉलीवुड में भी अपना मुकाम रखें, तो उनका कहना जो अक्सर रहता था कि ये वो फिजा है, ये वो माहौल है जिसमें मेरे जैसे लोग जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि लिखी हुई धुनों पे जो है गाना जो नहीं निकल पाते हैं, बन पाते हैं। और मैं दिल से बोलने वाला शख्स हूँ, दिल से जो चीज निकलती है वो समाज पर असर करती है। और मैं समाज का आदमी हूँ, मैं एक आम आदमी का जो कवि हूँ, वही झलकता था उनकी हर, आप कोई सा भी उनका शेर उठा के देखिए तो हर शेर जो है वो साफ तौर पर जो है वो बात करता था उम्मीदों की, संघर्ष की। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तमाम शेर ऐसे हैं जो सीधे तौर पर भी बताते हैं कि किस तरीके से नाउमीदी नहीं होनी चाहिए इंसान को। तमाम जो है उनके शेर जो थे, इश्क आशिकी कहा जाता है कि शेर व शायरी इश्क आशिकी प्रेम मोहब्बत की बात करती है, लेकिन उनके शेरों ने इन सीमाओं को भी तोड़ा है। उनके शेर जो आम आदमी से लेकर
राजनीतिक दल हो, सामाजिक जो बाध्यताएं मान्यताएं, उनको भी तोड़ते नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने जो है वो संघर्ष जो है आम आदमी का वो बयां किया। अपने हाकिम की वकीली पे तरस आता है जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे, जुबान तो खोल दे, नजर तो मिला दे, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूं हिसाब तो दे। सरकार पर सीधे तौर पर व्यवस्थाओं के खिलाफ उनके शेर जो है अक्सर मौजूद हो जाते थे सुरभि, और अब सरकार पर अपने तीखे जो शेर है शब्दों से, उन्वानों से हमला करने वाला एक व्यक्ति हमारे बीच में से जा चुका है। निश्चित तौर पर शब्दों को बांधने वाला एक इंसान जा चुका है। सबसे दिलचस्प बात देखिए, उनकी रुचि कितनी अलग अलग चीजों में होती थी। कविता क्षेत्र में आने से पहले वो एक चित्रकार बनना चाहते थे, पेंटिंग्स करना चाहते थे, और यही वजह थी कि उनके बारे में हम जितना जानने की कोशिश कर रहे हैं, पता लग रहा है कि उन्हें सफर करना बहुत पसंद था। आसपास क्या हो रहा है उन्हें वो अपने चित्रों के जरिए दिखाने की कोशिश करते थे। और यहाँ तक कि अगर आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो पहले जमाने में बॉलीवुड के पोस्टर और बैनर को भी बनाया जाता था, ये खूबी भी उनमें थी। देखिए, वो कहा जाए तो वो हर कला के माहिर थे, ये कहा जाए तो ये गलत नहीं है। उनका शौक जो है घूमना उन्हें निश्चित तौर पर बेहद पसंद था। इंदौर में भी तमाम गलियां जो है वो छानते थे, तमाम दुनिया का उन्होंने सफर किया था, लेकिन जो मोहब्बत थी वो इंदौर से ही थी। इंदौर का ही माहौल जो है वो उन्हें हर वक्त बरसकत जो है वो उसके शौकीन भी रहे हैं। तमाम पेंटिंग का यकीनन उन्हें शौक रहा है, पेंट भी करते थे, हरा बनाने के शौकीन थे और घर पर रहने के बेहद शौकीन थे। तमाम पढ़ने का जो शौक है वो उनको ताउम्र बना रहा, हर वक्त पढ़ने का शौकीन थे और उनकी कोशिश रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो तमाम जो बड़े लेखक हैं उनका उन्वान पढ़ें, उनका साहित्य पढ़ें, और वो पढ़ते थे। और रुचि बराबर जो कहा जाए कि जो समसामयिक मुद्दे हैं उनसे भी वो वाबस्ता होते रहते थे। अध्ययन उनका जो है वो लगातार 70 साल की उम्र तक, 1950 में उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी को, उसके बाद से लगातार जो है उनका अध्ययन वो बना रहा। वो कहीं से भी अपनी गजल गो की जो भूमिका थी उससे इतर वो दिखते नजर नहीं आए। उनकी हर शब्द, हर चीज में, चाहे वो रंगमंच का क्षेत्र हो वहां पर भी उनका दखल रहा। शौक था उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का, संबंध बनाए रखने का, पेंटिंग का या सामाजिक जो दायरा था लगातार बड़े लोगों से मिलने का, शख्सियतों से मिलने का, वो बरकरार रहा। और सबके बीच में उनकी पहचान डॉक्टर राहत इंदौरी के हिसाब से ही रही, जो बहुत बड़ा गजल गो था, लेकिन आम आदमी से जुड़ा हुआ गजल गो था, जिसकी हर गजल जो समसामयिक मुद्दों से लेकर राजनीतिक मुद्दों तक नजर आती थी। हालांकि आखिरी दौर में उनके जो शेरो शायरी थी वो राजनीतिक परिस्थितियों पर, हालात पर, जो माहौल चल रहा है उस पर ज्यादा केंद्रित हो गई थी। आपको अभी इस वक्त हम रोकना चाहेंगे। अनूप जलोटा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप साहब, एक सरल स्पष्ट भाषा में कविता लिखते और अपने ही अंदाज में बयां करते। देखिए, राहत इंदौरी साहब एक मुशायरे मंच के बबर शेर थे। उनके बाद कोई मंच पे पढ़ने में डरता था। एक बार वो चढ़ गए स्टेज पे तो बस वो आखिरी हैं। उसके बाद लोगों को लगता था इनके बाद कौन आएगा, कौन पढ़ेगा अपनी शायरी। गजब का काम, सीधा सटीक लिखना, लोगों के दिल तक सीधा पहुंच जाना, ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे मित्र थे तो हमारे लिए तो पर्सनल लॉस भी बहुत बड़ा है, और शायरी की दुनिया का तो बहुत बड़ा नुकसान है ही। आप साहित्य की दुनिया को जिस तरह से समझते हैं, आपने उसी अंदाज में बताया कि कितना बड़ा योगदान उनका हमेशा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े अनूप जी, शुक्रिया आपका। कुमार विश्वास इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, किस तरह से आप उन्हें याद करते हैं, क्योंकि हम उनके बारे में जितना जानने की कोशिश कर रहे हैं यही पता लग पा रहा है कि गजल अगर इशारों की कला है तो मान लीजिए कि राहत इंदौरी वो कलाकार है। देखिए, पाकिस्तान की बहुत मशहूर शायरा है रेहाना रूही, वो जब इंदौर के मुशायरे में आई थी कुछ साल पहले, पहली बार हिंदुस्तान आई थी, तो उन्होंने वहाँ डायस पे एक शेर पढ़ा था कि जहाँ में धूम है हल्ला है अपने राहत का, यहीं कहीं पे मोहल्ला है अपने राहत का। तो राहत इंदौरी एक ऐसा नाम जिसने मुल्क की सरहदें पार करनी थी। शायद पूरी दुनिया के 300 करोड़ लोग जो हिंदी उर्दू से वाबस्ता हैं, जानकारी रखते हैं, उनमें वो इस समय का सबसे मकबूल निर्विवाद रूप से नाम रहे हैं। उस सुबह ही मेरे उनके परिवार से बात हुई थी और मुझे आशा थी कि वे हर बार की तरह इस बार विजेता बनकर लौटेंगे। और जैसा कि सुरभि आप जानती हैं कि पिछले 10-15 सालों में तो विशेष रूप से सबसे ज्यादा वो मेरे साथ देखे गए, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने दुनिया भर में सफर उनके साथ किया। मेरे प्रति अपने दोनों बेटों की तरह ही मोहब्बत उनके मन में रहती थी। डॉक्टर संबोधित करते थे मंचों से, और ऐसे वक्त में एक ऐसी आवाज बहुत जरूरी थी राहत इंदौरी जैसी, जो बेखौफ हो,
इस बात का क्या सबसे बड़ा सबूत हो सकता है कि इतने सारे फिल्मी सुपरहिट गीत लिखना, इतनी तरन्नुम वाली गजलें लिखना, इतना पॉपुलर आदमी, और किसी सरकार ने उसे पद्मश्री तक नहीं दी थी। एक ऐसा आदमी था जो सरकारों को भाता नहीं था, लेकिन बेखौफ सच बोलता था, किसी की भी सरकार हो। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तानियत का कवि था। मुझे वो मुशायरे दुनिया के दूसरे मुल्कों के याद हैं, बहरीन के या दुबई के या मस्कत के, जहां भारत के समर्थन के और भारतीय मुसलमानों की स्थिति के समर्थन के शेर पढ़ने पर या उनके समर्थन में बोलने पर मैंने देखा था कि पाकिस्तानी जो सामीन थे, श्रोता थे, वो उनका बायकॉट करके निकल गए थे। लेकिन उनसे भी वो परिस्थिति में लड़ते रहे, भिड़ते रहे। तो एक भारत की कौमी एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का एक कवि, जब वो ये कहता है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो वो ये कहना चाहता है कि हम सब हिंदू मुसलमान सब इसकी साझी विरासत का हिस्सा हैं। ये किसी एक जाति, किसी एक धर्म का देश नहीं है, हम सब का देश है। आपकी बातें सुनने के बाद ये जरूर कह सकते हैं कि हर शेर के लफ्ज के साथ मोहब्बत की वो नई शुरुआत करते, और यही नहीं, वो अपनी गजलों के जरिए हस्तक्षेप भी करते, व्यवस्था को आईना भी दिखाते। जी, निश्चित रूप से हुकूमतों के जो एजाज होते हैं, जो पुरस्कार होते हैं, उनसे एक इंडिफरेंट शायर, एक मोहब्बत का कवि, एक प्यार का कवि, और हर तरफ जिसकी महक है, खुशबू है। और आप देखिए कि युवा पीढ़ी में, आईआईटी में भी उतना ही पॉपुलर हैं जितना जो है वो पुराने टिपिकल मुशायरों में है। कवि सम्मेलन का भी सुपरस्टार है, और किताब छप रही है अगर उनकी किसी प्रकाशन से, तो वो भी सुपरहिट जा रही है। तो कोरोना काल में मेरे लिए तो निजी सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तब से लेकर अब तक का। और चूंकि इंडिया टीवी से बातचीत थी तो मैं बात कर पाया, अदरवाइज बात करने की स्थिति अभी है नहीं। विश्वास, लेकिन आप वो जरिया हैं जिसके जरिए शायद हम उनके बारे में ज्यादा अच्छा जान सके। आप वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया है। उनका वो नजरिया हर चीज को लेने का और अपने अंदाज में बयां करने का किस तरह से उन्हें अलग बनाता है? देखिए,